गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे थाइमस से। थाइमस से पहले का हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। जितने भी हमने ग्लैंड्स पढ़े हैं इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका एक तो स्ट्रक्चर, दूसरा इनकी लोकेशन और थर्ड इनके जो मेन फंक्शन है वो, ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। अब इसमें थाइमस जो होता है, थाइमस ग्लैंड इज द लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। मतलब ये लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा पे प्रेजेंट है। अब इसका जो मेन रोल होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड अ थाइमोसिन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम थाइमोसिन कहते हैं। और थाइमोसिन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये टी लिम्फोसाइट, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये सारा का सारा हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ेंगे चैप्टर 12 में, क्लास 12 की जो बायो है उसमें बहुत डिटेल में दे रखा है ये सारा। वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। थाइमोसिन ऑल्सो प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड humoral immunity. Thymus degenerate in old individual result in decreased production of thymosin. ये क्या होता है कि ओल्ड जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जो एजेड होते हैं उन लोगों में जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। उसका रीज़न है ये क्या होता है कि जैसे ये डीजनरेट होता रहता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये डीजनरेट होता है जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। और डिक्रीज, अगर इसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक होता जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था, ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। एक ये डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में मेजर रोल प्ले करता है। इसमें सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम थाइमोसिन कहते हैं, थाइमोसिन मेजर रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट जो कि प्रोवाइड कराता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू द प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। थाइमस जो है वो डीजनरेट होता जाता है एक एज के साथ, और जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। अगर डिक्रीज हो जाएगा इसका प्रोडक्शन तो क्या होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक होता जाता है। अब आता है एड्रिनल ग्लैंड। वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच ऑफ द किडनी के ये हर पार्ट में होता है। और द ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यूज। इसमें जो अंदर का होता है, जैसे हम मिडल पार्ट, जिसे जो मिडल पार्ट होता है वो होता है एड्रिनल मेड्यूला। आउटसाइड लाइज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्टर carbohydrate metabolism causing acute weakness, fatigue leading to a disease, Addison's disease। देखो ये है किडनी, ये इसके ऊपर ये जो प्रेजेंट है ये है एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड का पूरा क्रॉस सेक्शन दिखाया है। इसमें क्या है, ये जो बाहर का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला येलो कलर का जो दे रखा होता है ये होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर का होता है मिडल पार्ट, मिडल वाला जो है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं इसको। ये जो अंदर का मिडल वाला पार्ट होता है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है वो कम हो तो क्या होगा कि ये ऑल्टर करेगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से एक्यूट वीकनेस, फैटीग ये सब होती है। और इस डिजीज़ को हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज़। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस, फैटीग लीडिंग टू अ डिजीज, एडिसन्स डिजीज। अब इसके बाद आता है एड्रिनल मेड्यूला सीक्रेट टू हार्मोन्स। वो होते हैं एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन, या फिर नॉर एड्रिनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। दीज आर कॉल्ड कैटाकोलामाइंस। इनको हम कहते हैं कैटाकोलामाइन। अब इसमें जो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन है ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एंड आर रैपिडली सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन्स। इनको हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ये क्या काम करते हैं, ये उस टाइम पे काम करते हैं जैसे इमरजेंसी हार्मोन हो गए, जैसे हार्मोन ऑफ फ्लाइट या फिर हार्मोन ऑफ फाइट भी कह सकते हैं इनको हम। ये स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होंगे।
और ये क्या करते हैं, फिर इंक्रीज़ करते हैं अलर्टनेस को। जैसे और ये तो कुछ सोचो कि जैसे अगर कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन है तो हम खुद ऑलरेडी अलर्ट हो जाएंगे, तो ये सारी की सारी स्वेटिंग होने लगेगी और पाइलो इरेक्शन होगा। पाइलो इरेक्शन मतलब ये रेजिंग ऑफ हेयर्स, राइजिंग ऑफ हेयर्स एंड स्वेटिंग, ये सारी कंडीशंस होने लगेगी। और क्या होगा, pupillary dilation. Both the hormones increase the heart rate, strength of heart contraction and rate of respiration. ये दोनों ही हॉर्मोन्स हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन. कैटाकोलामाइंस ऑल्सो स्टिमुलेट द breakdown of the glycogen, resulting in increased concentration of glucose in the blood and they also stimulate the breakdown of lipid and proteins. अभी हमने एड्रिनल मेड्यूला के बारे में क्या पढ़ा, इसमें दो हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, इन सबको बोलते हैं हम कैटाकोलामाइंस. एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का जो होता है ये रिलीज होता है, बहुत रैपिडली रिलीज होता है, सीक्रेट होता है इन रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन. मतलब किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे इसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, हार्मोन ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं और हार्मोन ऑफ फाइट भी कहते हैं. ये क्या करता है, अलर्टनेस को बढ़ा देता है, प्यूपिलरी डायलेशन कराता है, पाइलो इरेक्शन होता है, स्वेटिंग होती है, ये सब होता है. और इन दोनों ही हार्मोन्स की वजह से हार्ट रेट बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ाते हैं. कैटाकोलामाइंस ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. इसकी और ये जो होते हैं ये ब्रेक डाउन कराते हैं ग्लाइकोजन का, जिसकी वजह से कंसनट्रेशन ऑफ इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, जिसकी वजह से ग्लूकोज का कंसनट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं. और ये स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड और प्रोटीन्स को भी. एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइडेड इन 3 लेयर्स. 3 लेयर होती है, जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर लेयर होती है, जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर होती है और जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर होती है. अब ये सारे क्या करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स. इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, जो भी इसमें से हार्मोन्स रिलीज होते हैं. इसमें द कॉर्टिकॉइड्स विच इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा उसको हम बोलेंगे, उसमें इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिसोल जो होता है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है. एंड कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस, ये क्या काम करता है, रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर and electrolyte in our body called mineral corticoids. And aldosterone is the main mineral corticoid in our body. Cortisol is the main glucocorticoid. Aldosterone is the main mineral corticoids. Mineralocorticoid or glucocorticoid stimulate glucogenesis, lipolysis and proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of amino acid. And cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as kidney functions. And glucocorticoid, particularly the cortisol, produce the anti-inflammatory reaction and suppress the immune response and stimulate RBC production. And aldosterone act mainly at renal tubule and stimulate the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ions. Aldosterone help in maintenance of the electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure, blood pressure. And a small amount of androgenic steroid also secreted by the adrenal cortex, which play an important role in axillary hairs, pubic hair, facial hair during the puberty. अब पैनक्रियाज से स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ, एड्रेनल ग्लैंड में हमने क्या क्या पढ़ा कि इसमें ये जो होता है ये इसमें 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं. एक सेंट्रली जो होता है वो एड्रेनल मेड्यूला होता है और जो बाहर आउटसाइड पे होता है वो होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स. अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स आ रहे हैं उनका अंडर प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा कि ये ऑल्टर करेगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से एक्यूट वीकनेस, फैटीग होगा और जो डिजीज़ होगी उसका नाम होगा एडिसन डिजीज़.
फिर हमने देखा एड्रेनल मेड्यूला में 2 हार्मोन्स होते हैं जिसको एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन कहते हैं, या फिर नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, जिसको हम मिला के सबको कैटाकोलामाइंस कहते हैं, सबको कैटाकोलामाइंस। और ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन होते हैं ये सारे के सारे रिलीज होते हैं, रैपिड सीक्रेशन होता है स्ट्रेस के टाइम पे। इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हो, हार्मोन ऑफ फाइट भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन कराते हैं, पाइलो इरेक्शन कराते हैं। और ये दोनों ही हार्मोन्स जो होते हैं, ये कैटाकोलामाइंस जो होते हैं, बोथ हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कैटाकोलामाइंस जो होता है ये ब्रेक डाउन कराता है ग्लाइकोजन का, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और ये ब्रेक डाउन लिपिड और प्रोटीन्स का भी कराता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो था उसकी 3 लेयर्स थी। 3 लेयर्स में जो इनर लेयर थी वो थी जोना रेटिकुलरिस, उसके बाद था मिडल लेयर जो थी वो थी जोना फेसिकुलेटा, और फिर थी जोना ग्लोमेरुलोसा, ये थी आउटर लेयर। अब इसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन आता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो कराएगा, जो इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में इन्वॉल्व होगा, उसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल जो है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और जो एल्डोस्टेरॉन है वो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। अब कॉर्टिकॉइड जो होता है ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड इलेक्ट्रोलाइट, और इनको हम कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब इसके बाद फिर हमने देखा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, और ये इनिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, और ये इसका जो एंड इट मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शंस ये। और उसके बाद हमने देखा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस द एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। कॉर्टिसोल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को और सप्रेस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। ये स्टिमुलेट करते हैं आरबीसी प्रोडक्शन को। उसके अलावा हमने देखा एल्डोस्टेरॉन जो है वो एक्ट करता है रीनल टिब्यूल पे एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन कराता है पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस का। एल्डोस्टेरॉन जो है वो हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। फिर हमने उसके बाद देखा स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो भी एड्रेनल कॉर्टेक्स से आते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, ये एक्सिलरी हेयर्स जो होते हैं, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर्स, प्यूबर्टी के टाइम पे जो आते हैं इसकी वजह से आते हैं। यहाँ हमारा एड्रेनल ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में दोबारा पूछ सकते हो। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही हो या बहुत धीरे हो रही हो तो वो भी बता सकते हो, कोई एडवाइस देनी हो वो दे सकते हो कमेंट में। अब यहाँ से हम स्टार्ट करें पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज अ कॉम्पोजिट ग्लैंड, act as a both exocrine and endocrine gland. Endocrine pancreas consist of islet of Langerhans. These are about 1 to 2 millions of islet of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of pancreatic tissue. जो पेनक्रियाज होता है ये कॉम्पोजिट ग्लैंड होता है, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, एक्सोक्राइन की तरह, एंडोक्राइन की तरह। जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है उसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, ये 1 से 2 मिलियन तक होते हैं नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज में, जो कि सिर्फ 1 से 2% है पेनक्रियाटिक टिश्यू का। अब इसमें 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स आते हैं, सेल्स इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कॉल्ड अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड अ ग्लूकोजन while बीटा सीक्रेट इंसुलिन। अल्फा सेल से जो हार्मोन सीक्रेट होगा वो ग्लूकागॉन, और जो बीटा से सीक्रेट होगा वो इंसुलिन। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, important role in normal blood glucose level, and glucagon act mainly in liver cells, hepatocytes, and stimulate glycogenesis resulting in increased blood sugar level, hyperglycemia. ये ग्लूकागॉन जो होता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में। और ये ग्लूकागॉन जो होता है ये एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल्स,
हेपेटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ये ग्लाइकोजेनेसिस कराते हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। एंड दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस which also contributed hyperglycemia. Glucagon reduce the cellular glucose uptake and utilization, and these glucagon is the hyperglycemic hormone. ओवरऑल ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन है, ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये मेनली एक्ट करता है लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स पे और स्टिमुलेट कराता है ग्लाइकोजेनेसिस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और इस हार्मोन, ये जो हार्मोन है, दीज हार्मोन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस विच कॉन्ट्रीब्यूटेड हाइपरग्लाइसीमिया। Glucagon reduce the cellular glucose uptake and utilization, thus glucagon is a hyperglycemic hormone. ग्लूकागॉन को हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। ग्लूकागॉन का हो एक ही बात है वो। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज homeostasis, and insulin act mainly on the hepatocytes and adipocytes cell of the adipose tissue and enhance cellular glucose uptake and utilization। मतलब जो इंसुलिन है वो भी पेप्टाइड हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टैसिस में। और इंसुलिन जो है वो एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स पे और एडिपोसाइट्स पे। एडिपोसाइट्स जो होते हैं वो सेल ऑफ एडिपोज टिश्यूज होते हैं और ये इनहेंस करता है, मतलब बढ़ा देता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक या फिर यूटिलाइजेशन को। और इसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। ये क्या करता है, रैपिड मूवमेंट कराता है ग्लूकोज का ब्लड से हेपेटोसाइट्स या फिर एडिपोसाइट्स पे, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल ब्लड में था वो डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपर जहाँ भी यूज़ होगा वो ज़्यादा के लिए होगा, हाइपो जहाँ भी यूज़ होगा वो कम के लिए होगा। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, एंड जिसको प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं इन द टारगेट सेल्स। एंड ग्लूकोज होमियोस्टैसिस इन द ब्लड ऑल्सो मेंटेन जॉइंटली बाय द टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन्स। Prolonged hyperglycemia lead to a complex disorder, diabetic mellitus, which associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies. Diabetic patients are successfully treated by the insulin therapy. जैसे हमेशा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहे, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन रहे, तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम डायबिटिक मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटिक मेलाइटिस विच एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज, मतलब लॉस ऑफ ग्लूकोज होता है थ्रू यूरिन और फॉर्मेशन ऑफ द हार्मफुल कंपाउंड्स कॉल्ड कीटोन बॉडीज, जो इनको सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है इंसुलिन थेरेपी की वजह से। अब आता है टेस्टिस, ओवरी, ये सारा का सारा हम पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में दिया है, वहाँ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जितना जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो एक बार सुन लो और वो 2-3 बार रिवाइज करो, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ द मेल इंडिविजुअल्स, एंड टेस्टिस परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करता है, ये ड्यूअल फंक्शन में मतलब 2 तरह के फंक्शन प्ले करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम भी करता है और उसके साथ एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। एंड कंपोज्ड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल और इंटेस्टाइनल टिश्यू एंड लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स विच प्रेजेंट एट द इंटरट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस है ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक में और ये आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन
और ये ड्यूल फंक्शन प्ले करता है, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम भी करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करेगा। और इसमें ये दिस इज कंपोज्ड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू and leading cells or interstitial cells which present in the intertubular space produce a group of hormone। यहाँ से ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं, जिसमें मेनली आता है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन जो है वो रेगुलेट द डेवलपमेंट मैच्योरेशन फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, seminal vesicles, prostate gland or urethra, etc. These hormones stimulate muscular growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch of voice। जैसे जो फीमेल्स में होती है वो हाई पिच होती है, तो इनमें लो पिच ऑफ वॉइस। एंड्रोजन ऑल्सो प्ले अ स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एंड एंड्रोजन act on the central neural system and influence the male sexual behavior. Libido, these hormones produce a anabolic synthetic effect on the protein and carbohydrate metabolism। मतलब ये हमने ओवरऑल पढ़ा क्या, ये हमने देखा पहले तो हम ये टेस्टिस ओवरी ये दोनों के दोनों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अभी समझ बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और इनको समझाएंगे तो वो वाला चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसमें इंपॉर्टेंट था कि जो ये पेयर ऑफ टेस्टिस होता है ये स्क्रोटल साइक में होता है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द मेल इंडिविजुअल। इसके दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम भी करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। इसमें कंपोज्ड ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। लीडिंग सेल्स जो होते हैं, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स ये प्रेजेंट होता है इंटरट्यूब्यूलर स्पेस में, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं। एंड्रोजन में मेनली टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट मैच्योरेशन फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इन सब चीज़ों में। उसके बाद में हमने देखा दीज ग्रोथ स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ ऑफ फेशियल, एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच, ये सब इसकी एंड्रोजन की वजह से होती है। और एंड्रोजन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। एक तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मतलब इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और ये एक्ट करता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे और इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर को, जिसके लिए यहाँ इन्होंने वर्ड यूज़ किया है लिबिडो। एंड दीज हार्मोन प्रोड्यूस अ एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब इसके बाद आता है ओवरी। ओवरी जो होती है, ओवरी हैज अ फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। पेयर ऑफ ओवरीज होती है ये लोकेटेड इन द एब्डोमेन। इसमें था इन द एब्डोमेन, और जो टेस्टिस होते हैं ये आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स produce one ovum during the menstrual cycle, and ovary also produce two type of steroid hormone, estrogen and progesterone. Ovary is composed of ovarian follicle, stromal tissue. Estrogen is synthesized and secreted mainly growing ovarian follicles. After ovulation, the rupture follicle is converted to the structure corpus luteum, mainly secreted by the progesterone. क्या है, फीमेल में भी पेयर ऑफ ओवरीज है। अब ये भी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का काम करेंगी। इनसे क्या होता है, एक ओवम प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो ओवरी होती है इसमें दो टाइप के स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसमें ओवरी जो होती है वो इज कंपोज्ड ऑफ ओवरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं, और एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन कब रिलीज होगा, कब सीक्रेट होगा, जब ये
जब ओवरियन फॉलिकल बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, और आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब 14th डे, मतलब मिड साइकिल, जो हमारा मिड साइकिल होता है उस टाइम पे जो होता है उसमें रप्चर ऑफ द फॉलिकल इज, और ये जो फॉलिकल होता है रप्चर हो जाते हैं, इनसे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस लूटियम जो होता है ये सीक्रेट मेनली प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस अ वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी ऑर्गन्स, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स, अपेयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे हाई पिच ऑफ द वॉइस एट्सेट्रा, और मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इनसे ही होती हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है? स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जिनमें डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स, अपेयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट हो गया। And estrogen also regulate a female sexual behavior. Progesterone support pregnancy, and progesterone also act on the mammary gland and stimulate formation of alveoli, sac-like structure which store milk and milk secretion. प्रोजेस्ट्रॉन किस चीज़ में सपोर्ट करता है? एक तो प्रेगनेंसी में सपोर्ट करेगा, ऊपर से मेमोरी ग्लैंड्स में सपोर्ट करता है, और ये जो एल्व्यूलाई होते हैं जहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे सारा मिल्क स्टोर होता है उसमें स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्व्यूलाई, और उसके अलावा मिल्क सिक्रेशन में भी यही सपोर्ट करता है। यहाँ पे हमारा हो गया ओवरी पूरा कंप्लीट। अब ये हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें हमने देखा था कि जो ANF है ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ये क्या करता है कि डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल कराते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। ANF, JG सेल्स ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी ठीक है। ANF जो है ये आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट सीक्रेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। एक पेप्टाइड हार्मोन होता है आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट में जो कि जिसका नाम है ANF, आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराता है। ये क्या होता है? व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो ये ANF जो है ये सीक्रेट होता है। ये क्या करता है? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स कराता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। JG सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम एरेथ्रोपायोटिन कहते हैं। ये क्या करता है? स्टिमुलेट एरेथ्रोपायोसिस, जो मतलब फॉर्मेशन ऑफ RBCs कराते हैं। एंड एंडोक्राइन सेल्स ऑल्सो endocrine cells in different part of the gastrointestinal tract secrete 4 peptide hormones. endocrine cells जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, उनमें से 4 पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से? गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन, CCK और GIP। CCK कोलेसिस्टोकाइन है और GIP होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब ये गैस्ट्रिक जो होता है ये एक्ट एज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन। इसमें सारी ही चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है कि किससे क्या चीज़ रिलीज हो रही है और किस चीज़ में हेल्प हो रही है। ये जो गैस्ट्रिन था ये एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे और ये स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन। और ये जो सेक्रेटिन है एक्ट एज द एक्सोक्राइन पेनक्रियाज एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ये क्या करेगा? एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट कराते सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। CCK एक्ट ऑन द बोथ पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ये स्टिमुलेट कराते सिक्रेशन ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम, बाइल जूस रिस्पेक्टिवली। मतलब CCK जो है वो एक्ट करेगा पेनक्रियाज पे, बोथ पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। पेनक्रियाज पे एक्ट करेगा तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा तो बाइल जूस रिलीज होगा। GIP इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज secrete hormone called the growth factors. These factors are essential for the normal growth of the tissue and their repairing or regeneration. कुछ जो होते हैं जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से सीक्रेट होते हैं हॉर्मोन्स, उनको हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू या फिर रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए। ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर
इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय द बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने इफेक्ट को टारगेट टिश्यू पे बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन। एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड होगी जिसको हम हार्मोन रिसेप्टर्स कहते हैं और लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट टिश्यू आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स पे होते हैं जिनको हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड इंटरसेलुलर रिसेप्टर। और जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो टारगेट सेल में जो होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एंड बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू ए रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये जो हार्मोन्स बाइंड होते हैं अपने रिसेप्टर से, इसका जो फॉर्मेशन इससे जो फॉर्म होता है या इसका जो फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। और इनका जो रिसेप्टर है इज ए स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। And hormone receptor complex formation lead to certain biochemical changes in the target tissue। इनकी वजह से क्या होता है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है इनकी वजह से लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं टारगेट टिश्यू में। एंड टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। अब इनके केमिकल नेचर ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर हार्मोन जो है वो 4 ग्रुप में डिवाइड है। जैसे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एटसेट्रा। स्टेरॉइडल जो होते हैं वो होते हैं कॉर्टिसोल्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। और फिर आइडोथायरोन है, इसमें आते हैं थायराइड हार्मोन्स। और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में आते हैं एपिनेफ्रिन। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे किसी का भी नाम आके ये हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रुप में आता है, तो हमें ये चारों पता होने चाहिए। अब इसके बाद आता है हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर टारगेट सेल। जो हार्मोन होते हैं, जो हार्मोन इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से नॉर्मली, जो टारगेट सेल्स में एंटर नहीं करते हैं, बट जनरेटर सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि साइक्लिक AMP, IP3 और CA, इन सब में विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, वो रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। एंड हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर जैसे स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, आइडोथायरोनिन हो गया, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। द क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। मतलब जो भी टारगेट सेल में इंटर नहीं करते वो क्या करते हैं, वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। और जो ऐसे हार्मोन से जो इंटरेक्ट करते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, आइडोथायरोनिन हो गया, ये जो है ये मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन या फिर क्रोमोसोम फंक्शन को बाय इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। ये इनमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जीनोम के साथ कंबाइन होता है और इसकी वजह से क्यूमुलेटिव इफेक्ट आते हैं। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट्स इन फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट इफेक्ट। अब ये एक A और B फिगर बना हुआ है इसमें, जैसे फिगर 22.5 जिसमें दिखाया है हमको A में प्रोटीन हार्मोन, ये वाला, ये है फर्स्ट वाली कंडीशन। जब हार्मोन जो है इंटरेक्ट करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ नॉर्मली, जिसमें ये टारगेट सेल्स में एंटर नहीं होंगे, ये क्या करेगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। देखो इसमें ये हार्मोन है, जैसे हो गया FSH, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ये पूरी की पूरी है ओवरियन सेल मेमोरी। पहले यहाँ इससे रिस्पॉन्स 1, यहाँ से जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर,
जिसमें हमने पढ़ा था कि साइक्लिक AMP, IP3, CA कुछ भी हो सकता है। फिर इसमें क्या होगा कि ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और ये इनको इसकी वजह से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा और ये रेगुलेट करेगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, जैसे कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ओवरियन ग्रोथ को। ये है स्टेरॉइड हार्मोन, ये सेकंड वाली कंडीशन है। इसमें क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट इफेक्ट आएगा। ये क्या है, ये पहली है यूट्राइन सेल वॉल। ये है हार्मोन, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया एस्ट्रोजन का। ये क्या करेगा, ये टारगेट सेल में एंटर करेगा। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, ये है पूरा न्यूक्लियस, ये है जीनोम, ये पूरा है mRNA से प्रोटीन। और इसमें क्या होगा कि साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखेगा, जैसे कि टिश्यू ग्रोथ या फिर डिफरेंशिएशन। ये बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे सिर्फ इतना ही आना है, बस हमें सबकी लेबलिंग पता होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि जब हार्मोन इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ नॉर्मली, जब टारगेट सेल में एंटर नहीं करता और जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि साइक्लिक AMP, IP3, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। लेकिन जब हार्मोन जो है वो इंटरेक्ट करता है इंटरसेलुलर रिसेप्टर, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन या फिर आइडोथायरोनिन हो गया, ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शंस को। कैसे इफेक्ट रेगुलेट करता है, ये इंटरेक्ट करता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम के साथ। इसकी वजह से क्या होता है, बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। ये यहाँ हो गया हमारा पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन कंप्लीट। अगर किसी को कोई भी डाउट है आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो वो पूछ सकते हो, कोई एडवाइस देनी हो तो वो भी दे सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।